मुलाकात भी हमारी जूम के थ्रू हो रही है। और आप लोगों के साथ मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है यूनिवर्सिटी में भी और इस क्लास में भी। मैं लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अपना आप लोगों को पहले करवा दूं इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले। ये कुछ थोड़ा सा जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ माई इंट्रोडक्शन। मेरा नाम फरहान खालिद है और एमएस मैंने किया है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से। देन एमएससी मेरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही है। बैचलर्स वाज फ्रॉम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे काम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में भी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी। और टीचिंग की फील्ड से सिंस 2009 में एसोसिएटेड हूँ। 11 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए और यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाते हुए 5-6 साल हो चुके हुए हैं। ओके जी, स्टूडेंट साथ साथ ज्वाइन कर लेंगे, बड़ा मसला आता है। ठीक है जी, इस क्लास को शुरू करने से पहले हम सब जानते हैं कि हमारा ये जो क्लास हो रहा है वो जूम के थ्रू हो रहा है। आपको प्रीवियस सेमेस्टर में भी एक्सपीरियंस रहा होगा जूम के थ्रू क्लासेस लेने का। आप सब लोग जानते हैं क्या हर्डल्स आती हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क के इशू आते हैं, आवाज़ डिस्कनेक्ट होती है, आवाज़ का इशू आ रहा है एंड सो ऑन। जो टेक्निकल इश्यूज हैं हम उनको तो रिजॉल्व अपने एंड पे जितना कर सकते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जो फिर बैक एंड पे पीटीसीएल के एंड पे होते हैं उसमें फिर हमारे लिए हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं। तो कोशिश तो यही है जी कि हमारा ये जो एक्सपीरियंस है ये अच्छा रहे। बहरहाल फिर भी कोई टेक्निकल इश्यूज आएंगे आवाज़ के या डिस्कनेक्शंस के तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अगर सपोज मैं मीटिंग के दौरान मेरी तरफ से डिस्कनेक्शन हो जाता है या मैं गायब हो जाता हूँ एकदम स्क्रीन से, वो मेरी आवाज़ आनी बंद हो जाती है, आप लोगों ने किसी ने मीटिंग को लेफ्ट नहीं करना, मीटिंग को छोड़ना नहीं है। मैं दोबारा से इसी मीटिंग को ही ज्वाइन करूंगा। आपने मीटिंग को छोड़ना नहीं है, 2-3 मिनट मेरा वेट करना है, इंशाल्लाह मैं उसमें दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। किसी भी टेक्निकल इश्यूज की वजह से मेरी डिस्कनेक्शन हो सकती है, तो मीटिंग को लेफ्ट नहीं करना, मैं यही मीटिंग कंटिन्यू करूंगा। दूसरी बात ये कि हम सब जानते हैं कि 40 मिनट्स का जूम हमें टाइम प्रोवाइड करता है और 40 मिनट्स के बाद मीटिंग खुद ही एंड हो जाती है। 40 मिनट्स के बाद मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करूंगा और आपने फिर उसको लिंक को ज्वाइन करना है, लेकिन पहले 40 मिनट तक हमारा यही लिंक रहेगा और इसी लिंक के थ्रू ही हम क्लास को कंटिन्यू करें। आज चूंकि हमारी पहली क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरी आदत से, मेरे पढ़ाने के स्टाइल से वाकिफ नहीं होंगे। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को दे दूं। लेक्चर के दौरान डेफिनेटली चूंकि मैंने आप सबको म्यूट किया हुआ है तो आप लोग लेक्चर के दौरान तो पूछ नहीं सकते हैं। हैंड रेज करेंगे उसका भी आंसर मैं लास्ट में ही दूंगा लेक्चर के, जब इसको वाइंड अप करेंगे। लेक्चर के दौरान अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली इनबॉक्स करना है। कोशिश करें कि ग्रुप में डिस्कशन ना करें। ग्रुप सिर्फ एडमिन्स के लिए, टीचर के लिए, सीआर के लिए रहने दें। जो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो ग्रुप में सीआर या मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे या जीआर आपको प्रोवाइड कर दिया करेगी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं हमारे लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे इनबॉक्स करके पर्सनली व्हाट्सएप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। हमारी क्लास का टाइम 4:50 से शुरू होता है और इट इज़ क्लियर कि अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट आती जा रही हैं, मैं एक्सेप्ट करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम तो इसको मैं ऑटो ऑन कर दूंगा, लेकिन कोशिश ये करें कि विद इन 5 मिनट्स आप लोग ज्वाइन कर लिया करें। 4:50 पे अगर मैंने लिंक सेंड कर दिया है, जो कि मेरा ख्याल है मैंने कर दिया था, या 51-52 मिनट पे कर दिया होगा, तो मैक्सिमम 5 मिनट्स तक जो है वो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। अगर मैं मैनुअल रिक्वेस्ट आप लोगों की एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो फिर मैं 5 मिनट के बाद रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब बार बार रिक्वेस्ट सामने आती है जो स्क्रीन में डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो सारा लेक्चर का जो फ्लो है वो सारा फारिग हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि विद इन 5 मिनट्स, मैंने शुरू में टाइम भी दिया था कि 2-3 मिनट हम वेट करेंगे और उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो कोशिश करें जी कि विद इन 5 मिनट्स आप लोग ज्वाइन कर लें सारे। अच्छा, इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आपको ये बात पहले भी बांध देनी चाहिए। चूंकि 10-11 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के बैच हैं हमारे हाथों से होके गुजरे हैं, पढ़ के गुजरे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिग्री भी कंप्लीट कर जाते हैं और डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर उन्हें पूछा जाए क्या आपको किसी एक खास टूल में काम करना आता है, किसी भी एक खास टूल में, चाहे वो वेब प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हों,
एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हों, आर्टिफिशियल की कोई भी फील्ड हो, कोई आप एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में भी उनका आंसर ये होता है, सर आता है, थोड़ा बहुत आता है, इतना ज्यादा नहीं आता। तो अगर आप बीएस के 4 साल लगाने के बाद भी, अगर आपने बीएस के 4 साल के बाद भी यही बात करनी है कि जी हमें ये पढ़ के भी बस थोड़ा बहुत आता है, इतना एक कमांड नहीं है एक टूल के ऊपर, तो आपकी इस डिग्री का कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट बीएस के अंदर 4 साल स्पेंड करने के बाद कम अज कम एक टूल ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें आपकी अच्छी खासी कमांड हो, आपकी अच्छी खासी ग्रिप हो, ताकि जब आप डिग्री कंप्लीट करके मार्केट के अंदर जाएं या अपना बिजनेस शुरू करें या कहीं जॉब के लिए जाएं, तो उस एक टूल में आपको महारत हो और आप कह सकते हैं जी कि हाँ ये टूल में मुझे अच्छे तरीके से काम आता है और फुली कमांड है आपको। ये ना हो कि 4 साल बाद आप भी कहते हो जी थोड़ा सा मुझे ये भी आता है, थोड़ा सा ये भी आता है, थोड़ा सा ये वाला सब्जेक्ट भी आता है, लेकिन फुली कमांड सर किसी में नहीं, तो ऐसे डिग्री का फायदा नहीं होगा। तो वेब प्रोग्रामिंग एक थेरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल एंड मोर प्रैक्टिकल कहना चाहिए एक सब्जेक्ट है। तो इसमें कोशिश करेंगे कि आपको जितना अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट की हावनों मैं दे सकूं अपने एंड पे, जूम के थ्रू एक डिस्टेंस पे बैठे हुए, तो वो मैं देने की कोशिश करूं। और कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप लेक्चर के लास्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, लेक्चर की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आपको एक पिक्चर नजर आ रही है और इसमें कुछ जानवरों की तस्वीरें हैं और ऊपर लिखा हुआ है सोशल बिहेवियर। जानवर, एनिमल्स बड़े सोशल होते हैं। अगर आप जंगल में भी देखें, अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या किसी भी चैनल पे देखें, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी ग्रुपिंग होती है, उनके खास इलाके होते हैं, वो अपने इलाके के अंदर किसी को बर्दाश्त नहीं करते। अगर उनके इलाके में कोई एंटर होने की कोशिश करता है तो वो सारा ग्रुप मिलके उसका उस इलाके का मुकाबला करता है। अगर किसी ग्रुप ने शिकार करना है तो वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिलकर शिकार करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ राब्ता करते हैं भाई, जहाँ अपने आवाज में, अपनी जुबान में या अपने तरीके से एक दूसरे को हिंट्स देते हैं कि तुमने इस तरफ से हमला करना है, मैं इस तरफ से हमला करूंगा, एक पूरी स्ट्रेटजी बना के वो फिर हमला करते हैं, शिकार को गिराते हैं। तो जानवरों के अंदर सोशल बिहेवियर बहुत ज्यादा पाया जाता है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किए बगैर, कम्युनिकेट किए बगैर जानवर नहीं रह सकते, उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ जानवरों की बात कर रहा हूं, और अगर मैं इंसानों की बात करूं, मैन इज वेरी वेरी सोशल। ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा सोशल है। ह्यूमन बीइंग तो इंटरेक्शन किए बगैर रह ही नहीं सकता। रोजमर्रा जिंदगी में हम सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो सोशल मैन के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। अरस्तु ने ये एक कोटेशन ये मेंशन की थी। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इंसान तो इंसान ही है शुरू से, जानवर तो नहीं है। लेकिन बहरहाल साइंटिफिकली अक्सर आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो हम सोशल हैं, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन किए बगैर रह नहीं सकते। हमें तो जी तब तक खाना भी हजम नहीं होता जब तक हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर लेते। अगर सपोज आपको एक ऐसा सिनेरियो दिया जाए कि आपको, आपके पास अच्छी खासी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर दी जाएं, मसलन आपके पास एसी मौजूद है, आपको और सहूलतें दे दी जाएं, आपके पास एलसीडीज हैं, टीवी है, आपके पास डीवीडी प्लेयर है, हर तरह की सहूलत दे दी जाए। इवन कि आप आजकल जो कहते हैं कि मैं सेल फोन के बगैर नहीं रह सकता या सेल फोन के बगैर गुजारा नहीं है, हम दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर रह जाते हैं, अगर सपोज आपको सेल फोन भी दे दिया जाए, वाईफाई भी दे दिया जाए, लेकिन आपको एक रूम के अंदर कैद कर दिया जाए इस बंदे की तरह, तो आप तब भी सरवाइव नहीं कर सकते। आप दुनिया के साथ इंटरेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन आप फिजिकल इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, आप एक दूसरे को आमने सामने नहीं देख रहे हैं, फिजिकली आप एक दूसरे के सामने मौजूद नहीं है। तो आप इस चीज से भी फेड अप हो जाएंगे। आप कभी भी एक अकेले कमरे में तमाम सहूलतों के साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? हालांकि तमाम सहूलतें भी हैं, आपके पास एसी है, टीवी है, फ्रिज है, वट एवर जो भी आप समझते हैं जिंदगी गुजारने के लिए ये सहूलतें जरूरी हैं, वो तमाम सहूलतें भी दे दी जाए, नहीं रह सकते आप तब भी। क्यों नहीं रह सकते? द रीजन इज ह्यूमन बीइंग इज वेरी सोशल। हम लोग बहुत ज्यादा सोशल हैं। हम लोग कम्युनिकेशन किए बगैर रह ही नहीं सकते। इवन हमें तो तब तक खाना नहीं हजम होता, जो मैंने पहले बात बताई, जब तक हम 10-12 बंदे बैठ के चुगली ना कर लें। जैसे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई गॉसिप सम सॉर्ट ऑफ चल रही है और खाना हजम करने की कोशिश की जा रही है, इधर की बात उधर की जा रही है, उधर की बात इधर की जा रही है।
ये जस्ट एक आपको समझाने के लिए मैंने पिक शेयर की है नेट से लेके। सो खाना भी तब तक हजम नहीं होता, लेकिन गॉसिप्स करना, चुगलियां करना हमारा कम्युनिकेशन का मकसद नहीं है। हमारा कम्युनिकेशन करने का मकसद है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें मालूमात को एक्सचेंज करना है। हम एक दूसरे के साथ मालूमात एक्सचेंज करना चाहते हैं, हम मालूमात प्रोवाइड करना चाहते हैं और मालूमात लेना चाहते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव मालूमात लेना चाहते हैं और पॉजिटिव मालूमात देना चाहते हैं। दिस इज द मेन थीम ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों हमने कम्युनिकेशन करना है? तो हमें फिजिकल इंटरेक्शन करने की बहुत जरूरत है, हमें बाहर निकलने की बहुत जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि दुनिया, इवन के हम लोग इतने सोशल हैं कि हम लोग अपने गली मोहल्ले से निकल के, अपने इलाके से निकल के, अपने शहर से निकल के, अपने मुल्क से निकल के हम बाहर के लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करना चाहते हैं, बाहर के लोगों के साथ भी बातचीत करना चाहते हैं, उनके साथ भी राब्ते में आना चाहते हैं। इतना ज्यादा इंसान सोशल है। सो शुरुआत कैसे हुई कम्युनिकेशन की, कैसे सोचा गया? अगर मैं अगेन यहाँ पे साथ साथ पैरेलल में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता रहूं कि अगर हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के सामने रखें तो इंसान की कम्युनिकेशन तो फिर अल्लाह ताला से स्टार्ट हुई। अल्लाह ताला ने इंसान को समझदार बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, पहले फरिश्तों को बनाया, जिन मौजूद थे, अल्लाह ताला कम्युनिकेट करते थे, राब्ता चलता था। लेकिन अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आल्दो वो ठीक नहीं है, हमारा तो ईमान है कि जो कुरान पाक में लिखा है और जो अल्लाह ताला ने हमें बताया वही ठीक है, लेकिन मैं साइंटिफिक जो बाहर की बुक्स के अंदर दर्ज है मैं वो भी साथ यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दोज बुक्स, कम्युनिकेशन की जो स्टार्टिंग हुई थी ओल्ड एज के अंदर, दैट वाज थ्रू केवमैन। जो केवमैन थे, जो गार में रहने वाले लोग थे, वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे, वो एक जगह पे रहते थे। और उनकी कम्युनिकेशन क्या होती थी? उनकी कम्युनिकेशन थी भी आज शिकार किस तरह की है। सारा दिन वो जंगलों में घूमते थे, आते थे, जाते थे, शिकार करते थे। तो शाम को जब वो इकट्ठे होते थे केव के पास आके, आग जला के, तो वो लोग डिस्कस करते थे कि आज हमने किस जानवर का शिकार किया, उस जानवर को किस तरह हमने मारा। जो भी उनकी अपनी जुबान होती थी, उस जुबान के अंदर वो कम्युनिकेट करते थे। ये जो कम्युनिकेशन थी, दिस वॉज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। और या हम कह सकते हैं कि इट इज लोकलाइज्ड कम्युनिकेशन। आप एक जगह पे लोकल रहते हुए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोकलाइज्ड कम्युनिकेशन थी। फिर इंसान ने सोचा अब हमें लोकलाइज्ड कम्युनिकेशन से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं अगेन यहाँ पे बता दूं कि हम यहाँ पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को साथ नहीं रख रहे, वो तो एक डिफरेंट चीज है, ऑथेंटिक चीज है जो बुक्स के अंदर दर्ज है। मैं आपको वो थोड़ी सी हिस्ट्री सुना रहा हूँ। तो इंसान ने सोचा जी कि हमें लोकलाइज्ड कम्युनिकेशन से बढ़ना है ग्लोबलाइज्ड कम्युनिकेशन की तरफ। हमें मूव करना है बाहर की दुनिया की तरफ। हमने सिर्फ यहीं पे इंटरेक्शन नहीं करना, हमने बाहर जाके भी इंटरेक्शन करना है। और हमने कम्युनिकेट करना है आने वाली नस्लों के साथ भी, आने वाले लोगों के साथ भी। अब आने वाले लोगों के साथ वो कैसे कर सकते थे? आजकल तो आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आप लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं। आप 20-20 साल, 50-50 साल के लिए डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर एक हार्ड डिस्क को मुकम्मल सेव कर दिया जाए तो शायद बहुत अरसे तक उसके अंदर डाटा सेव रहे। आने वाली नस्लें उसमें डाटा को भी देख सकती हैं। तो ये जो थे, ये किस तरह डाटा को स्टोर करते थे, या ये किस तरह कम्युनिकेशन अगली नस्लों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते थे? बाय यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। अपनी केव के अंदर वो दीवारों पे कुछ निशानात बनाते थे और कहते थे जी कि ये जो निशान है हम यहाँ पे पंच कर रहे हैं और हमारी जो आने वाली नस्लें होंगी वो इनसे इनसे सीखेंगी। तो वहां पे वो अपनी जो भी एक्टिविटीज थी या इंफॉर्मेशन थी उनको वो रिकॉर्ड करते थे। ये बेसिकली रिकॉर्डिंग की जा रही है ताकि आने वाली नस्लें भी इनसे बहुत कुछ मालूमात एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो लोकलाइज्ड कम्युनिकेशन से एक स्टेप आगे बढ़े और उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए भी सोचा कि हम उन तक किस तरह कम्युनिकेट अपने ख्यालात कर सकते हैं। देन फिर उन्होंने सोचा जी कि हमें ग्लोबल होने की जरूरत है। लोकलाइज तो एक जगह पे है, हमें मजीद ग्लोबल होना है। पहले हम आमने सामने बैठ के बातचीत करते हैं, अब हमें बातचीत थोड़े से दूर दराज के इलाकों में भी करनी चाहिए। आने वाली नस्लों की अब मैं बात नहीं कर रहा, मैं सेम एज की बात कर रहा हूँ, एक ही दौर की बात कर रहा हूँ कि अब हमें जो बातचीत करनी है, जो कम्युनिकेशन करनी है, वो डिस्टेंस पे करनी है। अब डिस्टेंस पे वो किस तरह कर सकते थे? ये तो जनाब लोकलाइज्ड कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फिर उन्होंने दूर दराज सिग्नल्स पहुंचाने के लिए इस मेथड को यूज किया। ये जो आपको सेकंड पिक्चर नजर आ रही है, ये मेथड क्या है? अगर आप गौर करें तो इसमें सिग्नल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उस आदमी को जो कि पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है। और सिग्नल्स किस तरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं? बाय यूजिंग स्मोक सिग्नल्स। स्मोक के जरिए, धुएं के जरिए वो सिग्नल्स भेज रहे हैं। अब डेफिनेटली इन लोगों में पहले से डिसाइडेड था कि अगर स्मोक आएगा तो उसका क्या मतलब परसीव करना है, इसको एज ए किस सिग्नल के तौर पे आपने लेना है।
तो स्मोक सिग्नल्स के जरिए वो लोकलाइज्ड कम्युनिकेशन से डिस्टेंस वाली कम्युनिकेशन की तरफ मूव कर गए। और एक बंदा दूर दराज के इलाके में बैठा आपके स्मोक को देख के, धुएं को देख के या आग को देख के वो कुछ भी परसीव कर सकता था। यानी जो मालूमात आपने आपस में पहले सेटिंग की हुई है, जितना धुआं आएगा तो आपने ये मतलब समझ लेना है। तो दूर दराज इलाके में बैठा हुआ बंदा आपकी तरफ से जो उठने वाला धुआं है उसको देख के कुछ ना कुछ मालूमात परसीव कर लेता था। मालूमात क्या कुछ हो सकती थी, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन हो रही है, पहले लोकलाइज थी, नाउ दिस वन इज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। मालूमात क्या हो सकती थी जी, वापस आ जाए खैर से, बहुत देर आपने बाहर सैर सपाटा कर लिया, आप वापस पहुंच जाए घरों को। जैसे हम रात को 7-8 बजे अगर बाहर निकलते हैं तो वालद साहब के फोन आना शुरू हो जाते हैं कि बेटा जी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, शराफत से वापस आ जाए वरना फिर आती आपकी खातिर तवाज़ा की जाएगी। तो अब तो वो फोन कर देते हैं। तो देर इज पॉसिबिलिटी के पहले माँ बाप इस तरह के सिग्नल्स भी यूज करते हो कि शराफत से वापस आ जाए, धुआं देख लिया तो वरना आते ही घंटी पकी है। तो कम कम बैक का सिग्नल हो सकता था, या फिर डेंजर का सिग्नल भी हो सकता था कि आप खतरा है। अगर सपोज कबीले के लोग साइड्स पे कहीं छुपे हुए हैं, अब तो खैर सबने उर्तुगरुल देखा होगा और उसमें अच्छी खासी आपको सिग्नल्स की मालूमात होगी। तो अगर ये आप धुआं देखें, जो साइड कबीले की साइड पे लोग हमारे छुपे हुए हैं, वो धुआं देख के फौरन समझ जाएं कि यार कहीं से हमला हो गया या खतरे की इलामत है या एंड सो ऑन। तो कोई भी सिग्नल्स आप इसको मालूमात इसको परसीव कर सकते थे। अगर आप और करें तो आप लोकलाइज कम्युनिकेशन से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। देन पिजन्स को यूज किया गया लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। और पिजन्स की बड़ी खास बात यह है कि इनके पास एबिलिटी होती है कि ये अपने घरों को वापस आ सकते हैं, अपने घरों में वापस पहुंच सकते हैं, इनको अपने ठिकाने का पता होता है। सारा दिन भी जो रेसिंग पिजन्स होते हैं, सारा दिन भी अगर वो छत के गिर्द चक्कर लगाते हैं या दूर दराज इलाकों में चक्कर लगाते हैं, तो उनको पता है कि उन्होंने कहाँ पे किस जगह पे वापस जाके बैठना है। इवन 8-8 10-10 घंटे के बाद भी पिजन मुसलसल उड़ते रहते हैं और वापस उसी जगह पे आके बैठते हैं जहाँ का उनको सिखाया गया कि ये आपका ठिकाना है। और आप सुन के हैरान होंगे, शायद बहुत सारे बच्चे इस बात पे यकीन ना करें कि 8-8 10 घंटे फिरने के बाद, उड़ने के बाद पिजन्स वापस भी पहुंच जाते हैं। वर्ल्ड वॉर्स के अंदर पिजन्स को बाकायदा मेडल्स, अवार्ड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, उनको मेडल्स दिए गए हैं पिजन्स को। अब जारी बात है पिजन्स को तो उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक अलामत के तौर पे पिजन्स को मेडल्स अवार्ड किए गए हैं कि इन्होंने हमारी कम्युनिकेशन में वॉर्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए पिजन्स को यूज करना शुरू कर दिया। देन देर वॉज पोनी एक्सप्रेस, एक घुड़सवार जो आपके पैगाम लेके दूर दराज के इलाकों में मूव करता है और जाता है और आपके पैगाम पहुंचाता है, वहां से लेकर आता है। डाकिया भी आप कह सकते हैं, हमारे यहाँ पे बेचारा साइकिल पे सवार होकर पुराने जमाने में जाया करता था। खैर अब तो डाकिया वाला कंसेप्ट ही खत्म हो गया हुआ है। तो इसके थ्रू भी जनाब मालूमात एक जगह से दूसरी जगह या कम्युनिकेशन आप लोग करते थे। ये मालूमात अगर देखी जाए बड़ी स्लो थी। अगर सपोज किसी के घर में शादी है तो उसको दूर दराज के इलाकों में, लाहौर इस्लामाबाद अगर पुराने वक्तों की मैं बात करूं, जाना पड़े और घोड़े पे पैगाम देने जाना पड़े तो शायद 3-4-5 दिन पहले निकलना पड़ेगा घर से, फिर 3-4 दिन बाद वो घर आएगा। और पैगाम देने के बाद इतना वक्त रखा जाता है जी कि पैगाम देने वाला दे के वापस भी आ जाए और हमारे मेहमान भी पहुंच जाए। महीना महीना पहले पैगाम भेजे जाते थे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई फौतगी हो जाती थी और फिर अगर भेजा जाए कि जी जाओ पोस्टमैन जाके या अपने किसी बंदे को भेजा जाए घोड़े पे सवार होके जाओ, तो जिनको इतला दी जाती थी शायद वो कुल शरीफ का खत्म करवाने के बाद ही वापस आते होंगे कि जी अब पहुंचे हैं वहां पे, क्योंकि उनको आने जाने में टाइम बहुत ज्यादा लगा। तो आप पुराने दौर की जो कम्युनिकेशन है उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी साथ साथ नोट करते जाएं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थी। आपका स्लो थी प्रोसेसिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्लो थी, बहुत ज्यादा टाइम लगता था एंड सो ऑन। मैं जो बातें बता रहा हूँ स्लाइड्स में, अगर मैं ग्राफिकल तरीके से इनको समझाने की कोशिश करता हूँ तो उसको समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान है। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ कॉपी पेंसिल लेके आप लोगों ने बैठे होने हैं और आपने पॉइंट्स नोट करते जाना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से जो हमारे एमसीक्यूज या पेपर का पैटर्न जो होगा वो भी डिसाइड होगा। तो पॉइंट्स नोट करते जाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जी अगर ओल्ड एज की कम्युनिकेशन के मेथड है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो वो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। स्लो थी, आने जाने में टाइम बहुत लगता था, एक्सपेंसेस ज्यादा होते थे, रिसोर्सेज ज्यादा यूज होते थे एंड सो ऑन, और बर वक्त इतला भी नहीं होती थी, टाइमली कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी। अब तो खैर से आप एक एक लम्हे की खबर अपडेट करते हैं। इवन कि आपने अगर खाना भी खाने लगे हैं तो आप कहते हैं जी ईटिंग दिस और स्टेटस अपडेट किया होता है, गोइंग हेयर अपडेट किया होता है। आप अपने लम्हे लम्हे की इन्फॉर्मेशन जो आप अपडेट कर रहे हैं और पूरी दुनिया बैठी देख रही है, और ये स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन चेक करें किस तरीके से होती थी। ये मैं सारी बातें क्यों बता रहा हूँ ये भी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं।
देन देयर वाज टेलीग्राफ के थ्रू आप लोग कम्युनिकेशन करते थे, पैगाम थोड़े से जल्दी जाना शुरू हो गए। जारी बात है, पोनी एक्सप्रेस की बजाय अगर आप टेलीग्राफ के जरिए पैगाम भेजेंगे, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस थी तो जल्दी से आपके पैगाम पहुंच जाते थे। रेडियो के थ्रू बहुत सारी इजी कम्युनिकेशन है। रेडियो में कम्युनिकेशन तो बड़ी फास्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि एक बंदा अगर रेडियो स्टेशन में बैठा हुआ है, रेडियो आरजे या डीजे जिसे आप बोलते हैं, और वहां पे वो कुछ बोल रहा है, तो जो जो बंदा उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेगा वो उसकी तमाम मालूमात कैच कर सकता है। जो जो बंदा अपनी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगा वो मालूमात को कैच कर सकता है, इजीली कर सकता है। तो कम्युनिकेशन इसके थ्रू पॉसिबल थी, लेकिन इतनी रिलायबल नहीं है। खैर, ये जो आरजे डीजे की तो इन्फॉर्मेशन ऐसी होती भी नहीं है कि वो बड़ी सिक्रेसी वाली हो। मैं आम टर्म में बात कर रहा हूँ कि अगर आप रेडियो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ओल्ड एज के अंदर, आप लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेट तो कर पा रहे हैं और बहुत जल्दी कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपकी सिक्योरिटी की, आपकी सिक्रेसी की। आपकी सिक्योरिटी को खतरा है कि अगर किसी ने सिग्नल्स या फ्रिक्वेंसी कैच कर ली तो आपकी मालूमात आउट हो जाएगी। देन देयर वाज टेलीफोन, और टेलीफोन के अंदर आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं और फास्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें सिक्योरिटी भी है, क्योंकि आप जिस बंदे का नंबर डायल कर रहे हैं, आप उसी बंदे को आपकी मालूमात पहुंच रही है। जो राइट लेफ्ट वाले लोग हैं वो आपकी तार पे कुंडी डाल के आपकी बातें नहीं सुन सकते। हाँ, कोई बड़ा ही एक्सपर्ट होगा तो वो शायद ये काम करेगा, और ये इस तरह आप जो रिलायबल कम्युनिकेशन है वो भी कर सकते हैं। और अब तो खैर से वायरलेस कम्युनिकेशन कर ली है, तारों की भी ज़रूरत नहीं है, टाइम की भी ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने एग्ज़ाम्पल अभी दे दी कि आप अपनी हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं। जैसे मैं अभी बैठा साथ-साथ चाय पी रहा हूँ, तो मैं ये भी अपडेट कर सकता हूँ, गिविंग लेक्चर एंड टेकिंग टी और हैविंग टी सो ऑन। तो आप एक-एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट कर सकते हैं, और पूरी दुनिया को आप जहाँ चाहें बता सकते हैं विदिन सेकंड्स। शायद सेकंड्स कहना भी बहुत ज़्यादा देर होगी, सेकंड से भी कम अरसे में आप सारी मालूमात को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये जो मैंने बातें बताई जी, ये सारी वही हैं। नीड फॉर कम्युनिकेशन, ह्यूमन बीइंग बड़ा सोशल है। हम मर जाते हैं कम्युनिकेशन किए बगैर, साडी रोटी हज़म नहीं होंदी जब तक हम लोग कम्युनिकेट ना कर लें। तो हमें ज़रूरत है कम्युनिकेट करने की, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। और मॉडर्न दौर के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मैं मॉडर्न दौर, अब करंट दौर की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिनमें इंटरनेट सबसे बेहतरीन ज़रिया है कम्युनिकेट करने का, और इंटरनेट पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट्स। अब हम मूव कर रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ, वेबसाइट्स की तरफ मैं पहुंच रहा हूँ। तो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है वेरी रिलायबल, इजी वे, फास्ट वे कम्युनिकेट करने का। रिलायबल भी है, आपको कंफर्म है कि जो आप मालूमात सेंड कर रहे हैं वो ज़रूर जा रही है। आपको इवन कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं, तो जब तक आपके वो दोनों निशान गुड नहीं हो जाते, ब्लू नहीं हो जाते, तो टिक वाले निशान, तो आपको तसल्ली नहीं होती कि हाँ भी पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा मेरा मैसेज। तो आप रिलायबल, आपको यकीन है कि जब वो ब्लू हो जाएंगे तो आपका मैसेज पढ़ लिया गया है, जब दो टिक हो जाए तो आपका मैसेज डिलीवर हो गया है। तो रिलायबल भी है, इजी भी है, आप इंटरनेट के थ्रू इजी किसी से भी बात कर सकते हैं, और फास्ट तो है ही है। हम जानते हैं अब तो 5G के दौर में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। सो वेबसाइट्स के अंदर ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। हमने शुरू में बात पढ़ी थी कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, इंसान सोशल है तो क्यों? क्योंकि हमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करना है, हमें एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देनी है और लेनी है। वेबसाइट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। वेबसाइट्स के थ्रू आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी बंदे को पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट क्या है? वेब प्रोग्रामिंग मेन टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। अच्छा, जब हम लोग लेक्चर वाइंड अप करें और क्लास हमारी खत्म हो, आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि कौन कौन सा बंदा वेब प्रोग्रामिंग की हाव नाव रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं और मेरे हैं भी कि जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जीएसटी के अंदर इन्वॉल्व हैं। ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और किसी और मुल्क के लिए वो एप्स डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, एंड सो ऑन। अच्छा जी, जरा वेट कीजिएगा स्टूडेंट्स, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो पाकिस्तान में बैठ के बाहर के ममालिक के लोगों के लिए भी एप्स डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट्स भी डेवलप कर रहे हैं, वेब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो मुझे आप लोगों ने लेक्चर वाइंड अप होने के बाद ये बताना है कि किस किस बंदे को वेब प्रोग्रामिंग आती है। हो सकता है किसी बच्चे ने पहले से कुछ टूल सीखे हों,
किस किस टूल के अंदर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर वेबसाइट्स बना रहे हैं तो किस टूल के अंदर आप बना रहे हैं, आप किस टूल को यूज कर रहे हैं, PHP, ASP, वट जावा स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप लोगों ने मुझे बताना है। आपका एक्सपीरियंस है तो मुझे बताएं कि मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि समटाइम्स कोई प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं और डेफिनेटली टीचर्स के पास टाइम भी शॉर्ट होता है, कम होता है, मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा हैं, तो प्रोजेक्ट्स को स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो अगर आप लोगों में इतना कैपेबिलिटी है कि आप वो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर सकते हैं और अगर आप इन्वॉल्व हैं तो मुझे आप इनबॉक्स आप लोगों ने कर देना है, अपना नेम और अपना टूल, जिस टूल के अंदर आप एक्सपर्ट हैं वो भी। तो इंशाल्लाह अगर कोई प्रोजेक्ट्स नज़र में आते हैं तो फिर आप लोगों तक वो पहुंच जाया करेंगे, आपकी इनकम का जरिया भी बन सकते हैं। इंटरनेट क्या है जी? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। आप अगर ढेर सारे नेटवर्क्स को इकट्ठा कर देते हैं तो वो इंटरनेट बन जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट शहजादे ऐसे होते हैं जिनको बाज़ वक़्त अभी भी इंटरनेट का मतलब नहीं पता कि इंटरनेट एक्चुअल में क्या है। अभी तो यहाँ पे लिखा है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, तो उनके ख्याल में जब जी आप मोबाइल से अपना मोबाइल का वो GPRS ऑन करते हैं या डाटा ऑन करते हैं, तो फिर इट मीन्स आपका इंटरनेट ऑन हो गया। तो व्हाट इज इंटरनेट? बेसिकली इंटरनेट है क्या जिसे आप ऑन करते हैं? जब आप वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, ऑन करते हैं, नेट ऑन करते हैं, तो वो इंटरनेट क्या है बेसिकली? सो इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। 40 मिनट्स तकरीबन होने वाले हैं। 5 मिनट्स के बाद मैं इस लेक्चर को स्टॉप करूंगा और आप लोगों ने मीटिंग को लीव नहीं करना। मैंने स्क्रीनशॉट लेने हैं आपकी अटेंडेंस के। कुछ बच्चे जो मेरे पास यहाँ पे ऑनलाइन है, मैं उनके स्क्रीनशॉट्स लूंगा, तो वो फिर मैंने अटेंडेंस अपडेट करनी है। उसके बाद मैं इस मीटिंग को एंड करूंगा और फिर न्यू मीटिंग को इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उसका लिंक भी ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ओके जी, नेटवर्क, इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ढेर सारे नेटवर्क्स को अगर आप इकट्ठा कर दें तो वो जो बड़ा सा एक नेटवर्क बन जाता है उसे इंटरनेट कहते हैं। पिक्चर के अंदर आपको नजर भी आ रहा है कि इट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। 3 सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है, इट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। दोनों आपस में मिलते हैं तो रीजनल नेटवर्क्स बना रहे हैं, या आप कह रहे हैं जी वैन बना रहे हैं, फिर मैन की तरफ मूव कर मैन बनाते हैं, वैन बनाते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क। मुझे उम्मीद है ये बातें आप लोगों को पता है क्योंकि बड़ी बेसिक लेवल की बातें हैं, तो मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ। तो ढेर सारे जब छोटे छोटे नेटवर्क्स आपस में मिलते हैं तो बड़े नेटवर्क्स बनाते हैं, रीजनल नेटवर्क्स बनाते हैं। ये रीजनल नेटवर्क्स लेट सपोज एक रीजन के अंदर है, एक एरिया के अंदर है, फॉर एग्जांपल कह लें जी फैसलाबाद के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर है। लेट सपोज मैं इसको पाकिस्तान कंसिडर कर लेता हूँ, ये वाला जो रीजन है ये पाकिस्तान का है। इसी तरह ये अमेरिका का रीजन है, कुछ यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क हैं, लोकल एरिया नेटवर्क हैं, ये वाले ये आपस में मिलते हैं तो रीजनल नेटवर्क्स बनाते हैं। ये दोनों रीजनल नेटवर्क्स मिले हुए हैं। तो ये सारा का सारा नेटवर्क मौजूद है अमेरिका में, और ये जो ऊपर वाला सारा नेटवर्क मौजूद है ये पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये दोनों नेटवर्क्स आपस में मिले हुए हैं बाय यूजिंग दिस बैकबोन। ये बैकबोन रीढ़ की हड्डी की बात नहीं हो रही। आप बाहर की दुनिया के साथ जिस तरह कनेक्ट होते हैं, जिस जरिए से कनेक्ट होते हैं, दिस इज दैट बैकबोन। मिसाल के तौर पर मैं फाइबर ऑप्टिक केबल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आपके पाकिस्तान का कंप्लीट नेटवर्क बाहर के नेटवर्क के साथ फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए मिला हुआ है। अगर ये बैकबोन डिस्टर्ब होती है तो बाहर की दुनिया के साथ आपका राब्ता खत्म हो जाता है। और अक्सर आपने सुना होगा कि बाहर की जो वेबसाइट्स हैं बाज़ औक़ात एक्सेस नहीं होती। पता चलता है जी कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो समंदर के नीचे से आ रही है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है एंड सो ऑन, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। तो जो पाकिस्तान के अंदर वेबसाइट्स मौजूद हैं वो तो एक्सेस होती हैं, लेकिन वो वेबसाइट्स जो पाकिस्तान से बाहर सर्वर्स पे मौजूद हैं वो एक्सेस नहीं होती। वो एक्सेस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो बैकबोन है ये डिस्टर्ब हुई होती है। तो जब सारी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में मिलते हैं और जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, एक बड़ा नेटवर्क बनता है। छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बनना, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है जी, तो ये इंटरनेट है। जरा वेट करें, अब मैं अटेंडेंस ले लूँ, स्क्रीन शॉट्स ले लूँ और उसके बाद फिर मैं नया लिंक आपको सेंड करता हूँ। करते हैं। ये लास्ट हम लोगों ने स्लाइड स्लाइड जो थी वाइंड अप की थी। उम्मीद है कि ये वाला चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ हम लोग वेब पेज की तरफ मूव कर गए हैं। वेब पेज क्या है? आपके पास एक किताब है और किताब के अंदर बहुत सारे सफ़े हैं। बहुत सारे बच्चों को वेबसाइट का बहुत अच्छी तरह इल्म है, लेकिन मैं कुछ बेसिक टर्म में बात करना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट एक्चुअल में क्या है, किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। आपके पास एक किताब है और इस किताब के अंदर बहुत सारे सफ़े होते हैं। ये जो सफ़े हैं ये कागज़ के बने हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, आप इनको टच कर सकते हैं।
अगर हम देखें तो इन सफ़ों के ऊपर मालूमात होती है, कोई ना सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने लिखी होती है, कोई लेक्चर्स नोट किए हैं या कुछ भी लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर होगी। अब हमें सफ़ों की ज़रूरत है कंप्यूटर पे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। सफ़ों की ज़रूरत है कंप्यूटर पे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। तो अब ज़ाहिर बात है कंप्यूटर के अंदर कागज़ के सफ़े तो होंगे नहीं, तो फिर कौन से सफ़े होंगे? इलेक्ट्रॉनिक पेजेज़ होंगे। इलेक्ट्रॉनिक पेजेज़, ऐसे पेजेज़ जो 0-1 पे बेस करते हैं, जो बाइनरी पे बेस करते हैं, जो पल्सेस की फॉर्म में आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है और इलेक्ट्रॉनिक पेज का मकसद क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इंटरनेट यूजर्स को। जैसे एक आम कागज के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है और मकसद होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना सभी को। आप जो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखते हैं, लेक्चर नोट करते हैं, तो वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। इसी तरह वेब पेज के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, वो इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोवाइड की जाती है इंटरनेट यूजर को। लेकिन वेब पेज कागज का पेज नहीं होता, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है। इस वेब पेज के ऊपर हो क्या सकता है? वेब पेज के ऊपर कुछ भी टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं एंड सो ऑन। मैं एक एग्जांपल देखता हूँ। ओके, एग्जांपल इज दिस वन। जब आप अपने ब्राउजर के अंदर www.facebook.com खोलते हैं, तो फेसबुक की जो वेबसाइट है उसका पहला पेज आपके सामने आपके ब्राउजर में खुल जाता है। ये फर्स्ट पेज है। इट इज अ वेब पेज जो खुल गया आपके सामने। अक्सर बच्चे इसी वेब पेज को वेबसाइट बोलते हैं। अगर मैं देखूं तो टेक्निकली बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वेब पेज खुला आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक पेज खुला हुआ है। अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर कुछ मालूमात है। वो मालूमात क्या है कि अगर आपने अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ पे अपनी मालूमात लिखें। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप साइन इन करें और आप अपने पेज की तरफ चले जाएं। तो एक पेज आपके सामने ये खुल गया। जब आप साइन इन करते हैं सक्सेसफुली तो आपके सामने दूसरा पेज खुल जाता है। ये आपकी टाइमलाइन का पेज हो सकता है, जो आपकी आप डेली अपडेशंस करते हैं वो वाला पेज हो सकता है। इसके ऊपर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ पिक्स पड़ी हुई हैं, वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सो ये पहला पेज था, ये दूसरा पेज है। इसी तरह एक और पेज हो सकता है जो मैसेंजर का पेज है, जिसमें आपके मैसेजेस पड़े हुए हैं। एक और पेज हो सकता है आपकी प्रोफाइल का पेज, और पेज हो सकते हैं नोटिफिकेशन का पेज एंड सो ऑन। बहुत सारे वेब पेजेस जब इकट्ठे कर लिए जाते हैं तो उनको इकट्ठा करने को वेबसाइट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एक वेब पेज ये है, पहला पेज आपने साइन इन किया, दूसरा पेज खुल गया। यहाँ पे आपने टाइमलाइन पे क्लिक किया, आपका टाइमलाइन वाला पेज खुल गया। आपने मैसेजेस पे क्लिक किया, मैसेजेस वाला पेज खुल गया। आपने यहाँ पे ऊपर मैसेजेस वाली ऑप्शन को क्लिक किया तो मैसेजेस वाला पेज खुल गया आपके सामने। तो बहुत सारे जब वेब पेजेस को आप इकट्ठा कर देते हैं तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को वेबसाइट कहते हैं। तो इसलिए आप जब इस फेसबुक को खोलते हैं तो आप कहते हैं फेसबुक की वेबसाइट खुल गई है, क्योंकि उसके बैक एंड पे बहुत सारे वेब पेजेस इकट्ठे पड़े हुए हैं, कलेक्शन पड़ी हुई है वेब पेजेस की। तो इन वेबसाइट्स के ऊपर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस जो कुछ आप ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ना सिर्फ इन इतनी इंफॉर्मेशन होती है, बल्कि अगर आप कोई दूसरे वेब पेज का लिंक रखना चाहें तो आप लिंक्स भी रख सकते हैं। जैसे आप एक वेब पेज के अंदर एक लिंक रख देते हैं, आप यूट्यूब का कोई लिंक रख देते हैं, एक नेक्स्ट वेब पेज का भी लिंक रख सकते हैं। तो कुछ उसी के ऊपर स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है, लिखी हुई मालूमात, कुछ वीडियोस हो सकती हैं, ऑडियो, इमेजेस, या किसी और वेब पेज का लिंक भी हो सकता है। अब ये जो आम पेज है ये तो कंफर्म है कागज से बना होगा। तो ये वाला वेब पेज किससे बना होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक वेब पेज। इस वेब पेज को बनाने के लिए आपको HTML को यूज करना पड़ेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को। इस लैंग्वेज के अंदर आप वेब पेजेस डिजाइन करते हैं। ये कागज के पेजेस कहाँ पे स्टोर हैं? ये एक कॉपी जो गत्ते की बनी होती है, लेट सपोज, उसके अंदर स्टोर है। तो ये जो वेब पेजेस हैं ये कहाँ पे रखे जाएंगे? क्या ये भी गत्ते में रखे जाएंगे? नहीं। ये जो वेब पेजेस हैं ये खास कंप्यूटर्स के ऊपर रखे जाते हैं, जिनको वेब सर्वर्स कहा जाता है, वेब सर्वर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फेसबुक वेबसाइट की बात करूं तो फेसबुक वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है। अब वो बहुत सारे वेब पेजेस कहाँ पे पड़े हुए हैं? वो फेसबुक का सर्वर के ऊपर पड़े हुए हैं। अच्छा, गूगल पे सर्च करके देखिएगा, गूगल जो फेसबुक का सर्वर रूम है उसको जरा सर्च कीजिएगा, तो आपको आइडिया होगा वो कितनी बड़ी एरिया पे फैला हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ वहां पे सर्वर्स काम कर रहे हैं। एक एक सर्वर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ हार्ड डिस्क लगी हुई हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। और जिस तरह हम कहते हैं ना, रेत सीमेंट बजरी के ट्रक आते हैं, तो वहां पे बकायदा ट्रक आते हैं सर्वर्स के। रोजाना कोई ना कोई ट्रक आता है जहां पे सर्वर्स न्यू वो ऐड करते रहते हैं। डाटा उनका बढ़ता ही जा रहा है। तो जो बहुत ज्यादा लोग हैं जो फेसबुक को ज्वाइन करते
बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इतने लोग मौजूद नहीं है जितने फेसबुक के अकाउंट्स बने हुए हैं। इतनी दुनिया में खवातीन नहीं है जितने खवातीन के अकाउंट बने हुए हैं। मर्द नहीं है जितने मर्दों के अकाउंट बने हैं, सो ऑन। एक बंदे ने कई पेजेस बनाए हुए हैं, वेबसाइट अकाउंट्स बनाए हुए हैं। तो ये जो सारे पेजेस हैं ये वेब सर्वर्स के ऊपर स्टोर होते हैं। इसी तरह जो हॉटमेल का वेब पेज है वो हॉटमेल के वेब सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है। जो फेसबुक का वेब पेज है वो फेसबुक के सर्वर पे पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन। अब किसी भी वेब पेज को आपने एक्सेस कैसे करना है? इट इज कंफर्म, आपने पढ़ा होगा आईपी एड्रेस के बारे में। मैंने अभी बताया कि जो वेब पेजेस हैं या जो वेबसाइट्स हैं ये सर्वर्स के ऊपर पड़ी हुई हैं। सर्वर्स आर कंप्यूटर्स, एक हैवी कंप्यूटर्स आप आम टर्म में यूज करें, अगर मैं बोलूं तो आम टर्म में हैवी कंप्यूटर्स। अब इंटरनेट के जरिए आप इसको एक्सेस करते हैं, और मैंने अभी बताया इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ढेर सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब उन ढेर सारे कंप्यूटर में से एक फेसबुक का सर्वर भी है उन्हीं कंप्यूटर्स में से। अब आपने उस फेसबुक के सर्वर से अपना डाटा मंगवाना है। अब आप कैसे मंगवाएंगे? आपको सबसे पहले फेसबुक के सर्वर से राब्ता करना पड़ेगा। लाखों कंप्यूटर्स में से, करोड़ों कंप्यूटर्स में से सबसे पहले फेसबुक के सर्वर पे जाना पड़ेगा। अब फेसबुक के सर्वर पे जाने का तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि अगर आप नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर किसी भी कंप्यूटर से राब्ता करना चाहते हैं, कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आपको उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। आपने पता होगा आपको कि हर सिस्टम का जो नेट से कनेक्ट होता है उसका एक डिफरेंट आईपी एड्रेस होता है, जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, शनाख्त होती है। फॉर एग्जाम्पल 192.168.35.7 एंड सो ऑन, इस तरह डिफरेंट ये आईपी एड्रेस इस तरह के होते हैं। अब ये जो नंबर मैंने बोला ये तो एक कंप्यूटर का बोला। करोड़ों खरबों कंप्यूटर्स के अगर आपको नंबर याद करने पड़े जिनसे आप राब्ता करते हैं, ये तो बड़ा औखा काम है। हम इतने नंबर्स कैसे याद करेंगे? हम इतने कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस कैसे याद करेंगे? कभी आप फेसबुक के सर्वर को एक्सेस करते हैं, कभी आप हॉटमेल के सर्वर को एक्सेस करते हैं, कभी आप जीमेल के सर्वर को एक्सेस करते हैं, यूट्यूब के सर्वर को एक्सेस करते हैं। आप बहुत सारी आप यूनिवर्सिटी के एलएमएस के लिए, अकाउंट के लिए यूनिवर्सिटी के सर्वर्स को एक्सेस करते हैं। आपने किसी जॉब पे अप्लाई करना है तो जॉब जिस सर्वर पे पड़ी हुई है वो पेज पड़े हुए हैं, आप उसको एक्सेस करते हैं। तो इतने सारे वेब पेजेस का या इतने सारे सर्वर्स को आपने एक्सेस करना है, तो आपका पहला तरीका तो ये है कि आप आईपी एड्रेस के जरिए करें। आईपी एड्रेस को याद करना बड़ा औखा काम है, नंबर्स याद नहीं होते हैं। तो फिर हम यूज करते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये मैंने इतनी लंबी चौड़ी तमहीद इसलिए बांध दी है, मैं ये सिंपल ये लाइन भी बोल सकता था, क्योंकि जो मैंने तमहीद बांध दी उसमें से एमसीक्यूज में कुछ ना कुछ आ सकता है। सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के जरिए आप किसी भी वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं वेब सर्वर में से। तो आपको वेब सर्वर का आईपी एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल उस वेब पेज का या उस वेबसाइट का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के जरिए आप उसको आइडेंटिफाई करें। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है ये अभी आगे आ भी जाएगा, जो उसका नाम होता है जैसे www.facebook.com। इट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www.gmail.com इट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके अंदर और कैटेगरी चीजें भी हैं। इस पूरे नाम के अंदर डोमेन नेम भी है और www भी है। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिंपल एक चीज बोल रहा हूँ कि www.facebook.com इट इज ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो फेसबुक के वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह आप lms.edu.uf whatever जो भी आप लिखते हैं, तो वो आपका जो वेब पेज है यूनिवर्सिटी के सर्वर पे पड़ा हुआ, आप उसको एक्सेस करने के लिए यूआरएल यूज कर लेते हैं। सो यूआरएल आप कैसे लिखते हैं? आपको पता है कि आप इंटरनेट कनेक्शन ऑन करते हैं, ब्राउजर के अंदर यूआरएल को टाइप करते हैं, एंटर का बटन क्लिक करते हैं, तो जिस पेज का आपने यूआरएल लिखा होता है वो एक्सेस होकर आपके ब्राउजर में सामने खुल जाता है। ये एक एग्जांपल है। इट इज वेब पेजेस। ये वेब पेजेस किसी वेब सर्वर के ऊपर पड़े हुए हैं। जैसे फेसबुक का एक वेब पेज ये है, एक वेब पेज ये है, एक वेब पेज ये है, जो मैंने ऊपर एग्जांपल्स दिए ये वाले। तो ये आप इस वेब सर्वर पे पड़ा होगा तो आपने इसको एक्सेस करना है। तो या तो इस सर्वर का 192.168 जो भी आईपी एड्रेस है वो लेके एक्सेस कर लें, और अगर आपको ये याद करना मुश्किल है तो फिर इन वेब पेजेस का जो यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आप उनके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस किस तरह होती है जी? एक प्रोसीजरल यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है। ये बैठे हुए यूजर साहब, लॉकडाउन के दौर की बात है, सिस्टम पे बैठे रहते थे हर वक्त। तो यूआरएल आप टाइप करते हैं ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर मींस जो आपका गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउजर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता तो उनके लिए बता रहा हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक आपका ब्राउजर है। तो आप उसके अंदर टाइप करते हैं यूआरएल www.facebook.com। जो आपका ब्राउजर है वो आपकी रिक्वेस्ट को
बाइनरी फॉर्म के अंदर आपका ब्राउजर, मैं ब्राउजर की बात कर रहा हूं, आपका ब्राउजर आपके यूआरएल को, आपकी जो आप वेब पेज चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्म के अंदर सर्कुलेट कर देता है आपके सर्वर की तरफ। अब मैंने कहा सर्कुलेट कर देता है। फेसबुक का जो सर्वर है वो कौन सा साथ वाले घर में पड़ा हुआ है कि आप टाइप करेंगे तो साथ वाले घर से एक्सेस होके आ जाएगा। फेसबुक का सर्वर पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ है, जहां भी पड़ा हुआ है दरमियान में ढेर सारे लाखों नेटवर्क्स भी हो सकते हैं। आप हो सकता है कि 100-10,000 कंप्यूटर्स के थ्रू आप फेसबुक के सर्वर, आपकी रिक्वेस्ट कैसे फेसबुक के सर्वर पे पहुंचेगी? दरमियान में बहुत सारे राउटर्स यूज हो रहे हैं जो राउटिंग कर रहे हैं, जो आपके कंप्यूटर को अगले कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं, अगले को अगले से जोड़ रहे हैं, उससे अगले से जोड़ रहे हैं, एंड करते करते आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फेसबुक के सर्वर तक पहुंच रही है। तो ब्राउजर ने मालूमात नेटवर्क की तरफ भेजते नहीं है। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जो राउटर्स यूज होते हैं वो आपको ले जाते हैं अल्टीमेटली वेब सर्वर की तरफ, घूमते घुमाते सैर सपाटा करते और बिजली की स्पीड में, लेकिन आपको महसूस भी नहीं होता कि डाटा आपका कहाँ से आ रहा है, तो वहां तक आपको पहुंचा देते हैं। अब आपके वेब पेजेस जहाँ पे पड़े हैं, सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को सुनता है, वो देखता है जी क्या अभी इनकी रिक्वेस्ट पूरी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। तो अगर रिक्वेस्ट पूरी की जा सकती है तो सर्वर अपनी हार्ड डिस्क है, मैंने अभी बताया कि एक सर्वर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ हार्ड डिस्क हैं, तो वो जो सर्वर है वो अपनी 1000 हार्ड डिस्क में से सबसे पहले ये तलाश करता है कि जिस पेज की आपने रिक्वेस्ट की है वो किस हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है। तो फौरन वो अपनी टेक्निक यूज करके, अपना एल्गोरिदम यूज करके उस हार्ड डिस्क की तरफ जाता है। 1000 हार्ड डिस्क में से जी फॉर एग्जांपल 995 वाली हार्ड डिस्क जो है, 995 नंबर वाली हार्ड डिस्क, उस पर आपका डाटा पड़ा हुआ है, आपका वेब पेज पड़ा हुआ है, तो वहां पे पहुंचेगा। फिर उस हार्ड डिस्क में से कौन से सेक्टर पे पड़ा हुआ है, कौन से साइकिल में पड़ा है, सिलेंडर में पड़ा है, वट एवर, ये अलग इन्फॉर्मेशन है, मैं हम उस तरफ डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वहां से आपका वेब पेज को एक्सेस करके वापस आपके ब्राउजर की तरफ ट्रांसफर कर देता है। फिर वही रास्ते में सारा आपका जो वेब पेजेस है सैर सपाटा करते हुए आते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स में से गुजरते हुए आते हैं और अल्टीमेटली आपके ब्राउजर तक पहुंचते हैं। और आपका ब्राउजर फिर आपको इंफॉर्मेशन दिखाता है उस फॉर्म के अंदर जिसको आप समझते हैं, क्योंकि जो मालूमात आपके ब्राउजर ने आगे भेजी थी वो भी बाइनरी फॉर्म के अंदर थी, सिग्नल्स की फॉर्म में थी। जो ये सर्वर ने आपके वेब पेजेस भेजे वो भी 01 बाइनरी फॉर्म के अंदर भेजे, या स्क्रिप्टिंग फॉर्म में, वट एवर, जो भी हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, उस फॉर्म के अंदर भेजे। अब आपके ब्राउजर ने उसको रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके आपको दिखाना है और आपके सामने www.facebook.com की वेबसाइट खुल जाती है। बैक एंड से पेज ऐसा ही नहीं आ रहा, वो डिफरेंट कोड के अंदर आ रहा है, डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, लेकिन आपके ब्राउजर ने आपको उस फॉर्मेट के अंदर दिखा दिया जिसको आप समझ सकते हैं। सो इट इज़ अ वेबसाइट जी। डिटेल जो मैंने अभी कहानियां आपको सुनाई है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस आपस में जुड़े होने चाहिए। अगर सपोज एक पेज है हॉटमेल का, एक पेज है फेसबुक का, एक पेज है जीमेल का, मैं इन तीनों को इकट्ठा कर दूं और मैं कहूं जी कि ये एक वेबसाइट है, दैट इज नॉट अ वेबसाइट। वेबसाइट मींस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेब पेजेस आपस में रिलेट भी करने चाहिए, जैसे फेसबुक के जितने भी वेब पेजेस हैं वो आपस में रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल एक ये वाला वेब पेज है, ये रिलेट करता है इस पेज के साथ, तो इनका कलेक्शन आप वेबसाइट कह सकते हैं। ठीक है जी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वेबसाइट का? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसको? यूजर्स को, जो कि हैं ही वेले, जो यही चीजें देखना चाहते हैं। अब वेबसाइट में बी कंसिडर्ड एज अ फोल्डर, और ये सारी कहानियां हैं। वेबसाइट इज स्टोर्ड ऑन सम सर्वर्स कॉल्ड वेब सर्वर। वो हमारी वेबसाइट जिस सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है वेब सर्वर कहलाता है। वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपको आईपी एड्रेस की जरूरत है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। और आईपी एड्रेस को रिमेंबर करना इज टफ टाइम, नॉट टफ टाइम, इट इज वेरी वेरी टफ टाइम। आप बहुत मुश्किल से किसी भी आईपी एड्रेस को याद कर सकते हैं। चलें दो चार तो याद हो जाएंगे, इतने सारे आईपी एड्रेस नहीं याद हो सकते। तो फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या है? मैंने भी बताया, हमारे पास सोल्यूशन है, आप यूआरएल के जरिए करें। तो यहाँ पे ये एक यूआरएल मैंने लिखा हुआ है www.hotmail.com। इट इज ए हॉटमेल, यहाँ पे डोमेन नेम है, www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब एंड सो ऑन। तो ये जो आपका यूआरएल है इसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर लेते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ पॉइंट्स इसके अंदर मैं बताऊंगा वो भी आपको पता होना चाहिए, नोट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कम्युनिकेशन को। जिनको भी हैंड रेस कर रहे हैं, वो जो भी बात पूछना चाहते हैं लेक्चर के लास्ट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वो भी आप इनबॉक्स करके मुझे। अच्छा जी, कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, और कम्युनिकेशन मैंने लास्ट में आपको कहा कि वेब साइट्स के थ्रू, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक वेबसाइट्स है, तो हम वेबसाइट्स की तरफ मूव कर गए हैं, हम ग्लोबल कम्युनिकेशन की तरफ मूव कर चुके हैं। लोकलाइज्ड कम्युनिकेशन से स्टार्ट हुए थे,
दैट वाज ऑफ केवमैन, और अल्टीमेटली हम ग्लोबलाइज्ड कम्युनिकेशन की तरफ मूव कर गए, और उसका मैंने एक तरीका आपको बता दिया है, वेबसाइट्स। आप वेबसाइट्स डेवलप करें, और वेबसाइट्स डेवलप करके आप दुनिया जहान में किसी भी बंदे को कोई भी मालूमात प्रोवाइड कर सकते हैं, ना सिर्फ एक बंदे को बल्कि लाखों करोड़ों बंदे को। जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो एक ही टाइम में पता नहीं कितने लाख बंदा उसको एक्सेस करता होगा, और कितने लोगों तक वो मालूमात पहुंच रही है। अच्छा, कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर के थ्रू स्टार्ट हुई, वो कब स्टार्ट हुई? अगर मैं पहले कंप्यूटर की बात करूं, ये आपके सामने नजर आ रहा है आपको, ENIAC। ENIAC मींस इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ई से इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर, एंड कैलकुलेटर, कई जगह पे कंप्यूटर लिखा होगा। ये फर्स्ट कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक जो बनाया गया, और इसकी अंदर इसका जो साइज था वो बहुत बड़ा था। वेट कीजिएगा जरा। ओके जी, इसका साइज बहुत ज्यादा था। अच्छा, मैं आपको मजे की कहानियां भी यहाँ पे सुनाता हूँ। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने अक्सर स्टूडेंट से पूछा था, जी मैंने सुना है कि पहले कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था, कितना बड़ा साइज था? तो कई शहजादों ने ये कहा था, सर फुटबॉल के ग्राउंड जितना साइज था, इतना बड़ा कंप्यूटर था पहला वाला। तो बड़ी लंबी लंबी कहानियां हमने सुनी हुई हैं। तो एक्चुअल में जो पहले कंप्यूटर का, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था जो पहले बनाया गया था, उसका साइज था 1800 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट। 1 फुट आगे की तरफ, 1 फुट पीछे की तरफ, 1 फुट दाएं, 1 फुट बाएं, इसको कहा जाता है 1 स्क्वायर फीट। तो अगर आप 1800 स्क्वायर फीट बना लें तो इतना कंप्यूटर का साइज बनता है, एक छोटे ग्राउंड के बारे में आप इतना कह सकते हैं। तो ये पहला कंप्यूटर था जो बनाया गया। अब साइज नो डाउट आज के कंप्यूटर की निस्बत तो बहुत बड़ा है, और स्पीड उसकी कितनी थी? सिर्फ 5000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी, इट मींस कम्युनिकेशन थी ही नहीं। वेबसाइट्स के कंसेप्ट की बात या भूल जाएं, तो कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी। नेटवर्किंग वहां पे थी ही नहीं। जरूरत महसूस कीजिए कि नेटवर्किंग होनी चाहिए। अच्छा, एनईए की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों तक शेयर कर दूं। एनईए जो बनाया गया 1800 स्क्वायर फीट पे था, और अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, तो इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? अगर आपने पुराने वक्तों की बात है, आपने देखा भी होगा अपने बचपन में कि जो घरों में पीले रंग का एक बल्ब इस्तेमाल होता था, 100 वाट का, 60 वाट का, जिसकी लाइट पीले का रंग की होती थी, उसको एक वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। वो छोटे साइज की वैक्यूम ट्यूब है। तो ये जो एनीएक कंप्यूटर था, इसके अंदर बड़े साइज के बल्ब यानी बड़े साइज की वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी, और तकरीबन 17,464, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इतनी वैक्यूम ट्यूब्स उसके अंदर लगी हुई थी। कैन यू इमेजिन? 17,464 के करीब इतनी वैक्यूम ट्यूब्स उसके अंदर मौजूद थी। तो आप सोच सकते हैं कि एक कंप्यूटर जिसके अंदर 17,464 वैक्यूम ट्यूब्स हैं, उसका साइज कितना बड़ा होगा। ग्राउंड, फुटबॉल की ग्राउंड जितना नहीं बोल देना, 1800 स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ। अब अगर उस वैक्यूम ट्यूब जो आम घर में बल्ब था, अगर आप उसके करीब हाथ लेके जाएं तो आपको क्या महसूस होता है? आप ज्यादा करीब नहीं लेके जाना, फिर तो कुछ भी महसूस नहीं होगा, अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। उसके करीब अगर आप हाथ लेके जाएं तो आपको क्या महसूस होता है? आपको हीट महसूस होती है, आपको गर्मी महसूस होती है। इट मीन्स एक छोटा सा वैक्यूम ट्यूब इतनी हीट खारिज करता है। वो कंप्यूटर जिसके अंदर 17,464 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हों, और बड़े साइज की वैक्यूम ट्यूब्स लगी हों, वो कितनी हीट खारिज करता होगा। वो उसको, उस कंप्यूटर को चलाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ एसी की जरूरत थी। कई सौ एसी लगे होते थे उस रूम के अंदर जहाँ पे एनईए को रखा गया था। अच्छा, कई बच्चे अपने ये टीचिंग कैरियर के दौरान मैंने देखे हैं, और वो शायद समझते हैं कि यार ये गपशप वाली बात है कि 100 एसी लगाए गए थे उस कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो ये हकीकत की बात है। मैं इसको अब छोटी सी एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। मुझे याद है कि मैंने 2001 के अंदर या 2 के अंदर पहला कंप्यूटर बनाया था, बाजार से परचेज किया था। दैट वाज पेंटियम 3। और उस जमाने में पेंटियम 3 बड़ी बला किस्म की चीज होती थी कि बड़ा यार फास्ट कंप्यूटर है, बड़ी जबरदस्त इसकी स्पीड है, प्रोसेसिंग पावर्स बहुत ज्यादा है। अब तो खैर उसको कोई पूछता भी नहीं है, शायद कहीं मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के किसी म्यूजियम के अंदर शायद वो बेचारा मिले आपको पेंटियम 3। उस जमाने में बड़ा यार कमाल किस्म का सिस्टम था वो। तो मैं नया सिस्टम लेके आया, बिल्कुल नया सिस्टम बनवाया। मुझे याद है 45,000 का सिस्टम बना था उस जमाने के अंदर। 2001-2 की बात करूँ, वहाँ उस वक्त 45,000 भी अच्छी खासी अमाउंट थी। अब इतना जबरदस्त आला किस्म का कंप्यूटर 6-7 हज़ार रुपए में बन जाता है। तो वो जब मैं सिस्टम घर लेके आया, मैंने उसको ऑन किया, चलाया, तो ठीक आधे घंटे बाद सिस्टम साहब जवाब दे गया और सिस्टम बंद हो गया। मैंने फिर स्विच ऑन किया, ऑन हो फिर बंद हो जाए, फिर स्विच ऑन किया फिर ऑन।
ऑन हुआ फिर बंद हो जाए। मैंने सुना हुआ था दोस्तों यारों से, यार विंडो उड़ जाती है, तो मैंने सोचा कि शायद इसकी विंडो उड़ गई है या कोई पंगा पड़ गया। तो मैं कहा अभी तो नया कंप्यूटर लेके आया, तो विंडो कैसे उड़ जानी है। खैर मैंने उस दुकान वाले को फोन किया, मैंने कहा यार कि मैं घर में कंप्यूटर भी आपसे लेके आऊँ 45,000 रुपए का, तो ये तो आधे घंटे बाद बंद हो गया। तो वो मुझे कहता है कि सर ये आप कहाँ पे बैठ के यूज कर रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ा अजीब क्वेश्चन था। मैंने कहा क्या मतलब इसका कि कहाँ पे बैठ के यूज कर रहे हैं। कहता नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है कि आप किस जगह पे यूज कर रहे हैं, वहां पे टेम्परेचर कितना है। मैंने कहा यार ये आप क्या बातें कर रहे हो। तो मुझे कहता है कि सर आप पहली दफा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। अब कर तो मैं पहली दफा ही रहा था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, पहले भी मैंने किया हुआ है, लेकिन मुझे भी आपकी बात की समझ नहीं आ रही। तो वो मुझे कहता है कि नहीं सर, इसके अंदर एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है कि अगर आप इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इतने डिग्री से अगर बढ़ता है, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सिस्टम को शट डाउन कर देता है। तो शायद आपका टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ गया, जिसकी वजह से वो शट डाउन हो गया। तो मैंने, आप इसका ऐसे करें, आप इसकी केसिंग को ओपन करें और इसके ऊपर एक फैन लगाएं, और फैन जब आप चलाएंगे उसका सिस्टम का कूल डाउन कुछ होगा। केसिंग भी ओपन करके रखनी है आपने, तो आप फिर इसको यूज करें। तो मैंने वही काम किया, 15-20 मिनट उसको वैसे ही पड़ा रहने दिया, केसिंग ओपन की और ऊपर एक फैन लगा दिया, तो उसके बाद वो प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। वहां से मुझे आइडिया मिला, क्लिक किया कि यार जो हंड्रेड्स ऑफ एसी की बात करते थे पहले सिस्टम के लिए, पहले एनईए के लिए, वो ट्रू थी। वो वाकई में जानूनली ऐसा हुआ होना है कि उस दिन बड़े कंप्यूटर को चलाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ एसी की जरूरत पड़ती होगी। वरना जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो जो वैक्यूम ट्यूब है वो फारग हो जाती है, वो जल जाती है, वो उड़ जाती है, वो अपना काम करना बंद कर देती है। तो इतना बड़ा कंप्यूटर, इतनी उसकी मिन्नतें करनी पड़ती थी और इतनी उसकी सेवा करनी पड़ती थी एसी चला के। और सेवा से मुझे याद आया कि अगर आप अपने घर में एक फुल लोड आपने मीटर के ऊपर डाला हुआ है ना, आप 5-6 एसी चला रहे हैं अपने घर में, के बिल तो बच ही नहीं देना, जितना आप लोड डाल सकते हैं आप डाल दें। आप 5-6 एसी चला लें, आप इस्त्री चला लें। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस्त्री को ऑन करें ना तो एकदम लाइट डिम होती है, इसका मतलब इस्त्री अच्छी खासी बिजली खींच रही है। आपने इस्त्री भी चलाई हुई है, आपने 5-6 एसी भी चलाए हुए हैं, आपने पानी का लाल पंप भी चलाया हुआ है, और आप डिफरेंट चीजें भी चला के बैठे हुए हैं। मीटर पे फुल लोड डाला हुआ है, मीटर मिन्नतें कर रहा है कि खुदा का वास्ता लोड कम कर दो। तो वो जो मीटर है उस वक्त आपका जो घर बिजली कंज्यूम कर रहा है वो है 5 किलोवाट, 5 किलोवाट। इतना लोड डालने के बाद जब वो फटने पे आ रहा है मीटर, तो एनी एक जिसका साइज इतना बड़ा था, जिसमें इतनी वैक्यूम ट्यूब्स थी, जिसको इतने एसी के जरिए चलाना पड़ा था, इसको कितनी बिजली दी गई होगी। तो 5 किलोवाट की मैंने बात की, एक घर की फुल लोड वाली बिजली है। उस एनईए को चलाने के लिए 28 घरों की फुल लोड वाली बिजली इसको प्रोवाइड की गई थी। यानी 140 किलोवाट बिजली इसको प्रोवाइड की गई थी इस एनईए को चलाने के लिए। इतने एसी, इतनी बिजली और इतना कुछ इसकी सेवा की, और हमें आउटपुट क्या मिल रही है, 5000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर ये सिर्फ 5000 कैलकुलेट कर सकता था। तो ये बहुत ही आजकल के लिहाज से तो बहुत काम है, फारिग है। आजकल का तो जो काम हमारे घरों में कंप्यूटर पड़ा हुआ है वो तो लाखों करोड़ों रकमों को वो हल कर रहा है एक सेकंड के अंदर। और कनेक्टिविटी यानी बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। खैर मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जी। तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो जरूरत महसूस की गई कि नेटवर्किंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। तो जो पहली नेटवर्किंग की गई थी, कनेक्टिविटी की गई थी, वो एक आरपा नेट, ये आप सब जानते होंगे, पढ़ा होगा इसके बारे में भी आपने। तो 4 कंप्यूटर्स को जोड़ा गया था डाटा शेयरिंग के लिए, डाटा कनेक्टिविटी के लिए। 1966 के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, और 1958 के अंदर इसका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो थी उसने इसका बेसिक थीम रखा था, सोचा था कि हम इस तरह एक कनेक्टिविटी करेंगे, और 1966 में फर्स्ट कनेक्टिविटी की गई थी। कनेक्टिविटी करने के बाद भी करप्ट हो गया था, सिस्टम्स क्रैश हो गए थे और कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हुई, दोबारा से उसको फिर कनेक्टिविटी करनी पड़ी एंड सो ऑन। लेकिन ये स्टार्ट थी कम्युनिकेशन की, इंटरनेट के जरिए जुड़ना, जो आजकल लाखों करोड़ कंप्यूटर्स जुड़ रहे हैं, उसकी जो बेस थी वो ये थी, आरपानेट, जब फर्स्ट कनेक्टिविटी की गई और पहली दफा कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की गई। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। वर्ल्ड वाइड वेब, जो मैंने भी बताया www, ये क्या चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं www इज इंटरनेट, दैट इज नॉट इंटरनेट। इंटरनेट इज समथिंग डिफरेंट एंड www इज समथिंग डिफरेंट। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जब ढेर सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क्स आपस में जुड़ के एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, वो इंटरनेट है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब में डिफरेंट वेब पेजेस, ध्यान से बात सुननी है, डिफरेंट वेब पेजेस
एक दूसरे के साथ लिंक करके एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाते हैं इंफॉर्मेशन का, एक बहुत बड़ा जाल बनाते हैं इंफॉर्मेशन का, एक बहुत बड़ा वेब बनाते हैं इंफॉर्मेशन का। इस वेब को कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे वेब पेजेस, जिन वेब पेजेस के ऊपर क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो बहुत सारे वेब पेजेस मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में इंटरलिंक होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो जो जुड़ने से एक बड़ा वेब लिंक बन जाता है, एक बड़ा जाल बन जाता है इंफॉर्मेशन का। उस जाल को, उस वेब को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। अब इतने सारे वेब पेजेस ने आपस में जुड़ना कैसे है? बाय यूजिंग हाइपर टेक्स्ट लिंक्स। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब अपने पॉइंटर को एक लिंक के ऊपर लेके जाते हैं, दैट इज अ हाइपर टेक्स्ट लिंक। जब वो ब्लू कलर का और हाथ बन जाता है और आप उस पर क्लिक करें, एक नया वेब पेज खुल जाता है। उस पेज के अंदर एक और का लिंक हो सकता है, उसके अंदर एक और का लिंक हो सकता है। ढेर सारे वेब पेजेस के अंदर लिंक्स हैं। तो एक वेब पेज कई वेब पेजेस के साथ जुड़ा हुआ है बाय यूजिंग लिंक्स। ये जो एक जाल बन जाता है इन सब का, इनको कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन भी नजर आ रही है, सॉरी पिक्चर भी नजर आ रही है कि ये पेजेस हैं, ये वाले भी कुछ व्हाइट कलर के पेजेस हैं। ये पेज इस पेज से जुड़ा है, ये पेज इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और देखा जाए ये वेब पेजेस का एक जाल बन गया, एक वेब बन चुका हुआ है। हर वेब पेज के ऊपर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। इस वेब पेज पे भी है, इस वेब पेज पे भी है, इस वेब पेज पे भी है, इस वेब पेज पे भी है। तो देखें जब इतने सारे वेब पेजेस आपस में मिलते हैं तो कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन का समंदर बन जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड्स अ सी ऑफ इंफॉर्मेशन, समंदर है इंफॉर्मेशन का। आप एक सुई के बारे में गूगल पे सर्च कर लेना तो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस सुई के बारे में भी खुल सकते हैं। सुई कब बनी, सुई कैसे बनाई गई, पहली सुई किसने बनाई, सुई किसने इजाद की, सुई किस किस मटेरियल से बनाई जा रही है, कौन कौन सी कंपनी है जो सुइयां बना रही हैं, एंड सो ऑन। लाखों पेजेस खुल जाएंगे एक सुई के बारे में। तो ये जो इतने पेजेस खुल रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है जी। अब वर्ल्ड वाइड वेब सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं हो रहा, हमने खाना पीना भी शुरू कर दिया है इन इंटरनेट के जरिए और वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए। हम फूड ऑर्डर कर रहे हैं घर में बैठे हुए, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप डोर स्टेप पे बैठे हुए, वो आपकी डोर स्टेप पे आके आपको आपका जो घर का सामान है वो दे के जाते हैं। आप एप्स यूज करते हैं, घर बैठे हुए आप सारे ऑर्डर देते हैं, चीजें आपके घर में पहुंच जाती हैं। घर बैठ के आप फूड डिलीवरी के ऑर्डर्स देते हैं और घर आप वो डिलीवर करके जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब बहुत सारी इंफॉर्मेशन। खैर ये जो मैं ऐप्स के थ्रू कह रहा हूँ, इट इज अ डिफरेंट थिंग। बताने का मकसद ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब में डिफरेंट वेब पेजेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप सुई के बारे में इंफॉर्मेशन ले लें, आप खाने के बारे में इंफॉर्मेशन ले लें, आप फूड के बारे में, आप शॉपिंग के बारे में, न्यूज के बारे में, चैटिंग के बारे में, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बाय यूजिंग वर्ल्ड वाइड वेब। हमारी जिंदगियों पे क्या असरात हुए हैं इस वर्ल्ड वाइड वेब के? इकोनॉमी हम लोगों की बढ़ती जा रही है। पहले बिजनेस सिर्फ लोकलाइज होते थे, अब आपके इंटरनेट के जरिए, वेबसाइट्स के जरिए, वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए आपकी जो इकोनॉमी है बढ़ चुकी है, क्योंकि आपका बिजनेस दूसरे ममालिक तक जा पाया। मैंने शुरू में इसकी एग्जाम्पल भी दी थी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं और बाहर की कंपनियों से ऑर्डर्स ले रहे हैं। इनका बिजनेस बाहर के मुल्कों के साथ चल रहा है। इवन कि आप ये देखें, जो डेवलपर है वो पाकिस्तान का है, जो कस्टमर है वो शायद ऑस्ट्रेलिया का हो, और जो आपको प्रोजेक्ट बंदा दे रहा है वो शायद इंग्लैंड में बैठा हो या अमेरिका में बैठा हो। कस्टमर किसी और मुल्क है, डेवलपर किसी और मुल्क है, और जो आपको प्रोजेक्ट आपका बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है वो किसी और मुल्क है। तो कितने लोगों इससे रोजगार कमा रहे हैं बाय यूजिंग इंटरनेट, वेबसाइट्स एंड वर्ल्ड वाइड वेब। तो इकोनॉमी कितनी बूस्ट कर रही है हर मुल्क की। इंडस्ट्री ग्रूम कर रही है। एजुकेशन की फील्ड में आप इसको इम्प्लीमेंट कर लें, जैसे अभी हम जूम के थ्रू बात कर रहे हैं, ये एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, वेब एप्स यूज हो रही हैं, और एंड सो ऑन, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। ओके जी, इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज की बातें खत्म, जितनी बातें बतानी थी आपको बताई। अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी है तो लेक्चर वाइंड होने के बाद आप लोगों ने मुझसे पूछनी है। मीटिंग को एंड नहीं करना जब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस ना मार्क कर लूँ। मैंने गेन पिक्स लेनी है और फिर आप लोगों को खुदा हाफिज मैं बोलूंगा। तो जब तक अटेंडेंस मार्क नहीं होती, जरा आप लोग वेट करें।